Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of July 2021. तो 11 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला आज का सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द जोनल बेंचेस ऑफ एनजीटी इंक्लूडिंग द नॉर्थ जोन बेंच ऑफ न्यू दिल्ली आर इक्वली पावरफुल एंड देयर ऑर्डर्स आर एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द ऑर्डर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो आपको बताने में से कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। Question number 2 is, Lemuru Elephant Reserve has been proposed in which of the following states? Lemuru Elephant Reserve इनमें से कहाँ प्रपोज किया गया है? ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी तेलंगाना। Question number 3 is Enceladus is the moon of which of the following planets? Enceladus is the moon of विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आपको बताना है। एंड यहाँ पर ऑप्शन है ए वीनस, बी सैटर्न, सी जुपिटर या डी मार्स। So these are the questions, these are the three questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below and do tell us. Okay, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। संडे का दिन है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपन स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को। हाँ, एक चीज़ आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड जितने भी नोट्स अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, दे विल बी अपलोडेड फ्रॉम टुडे कंटिन्यूसली। वो सही तरीके से डेली रेगुलर अपडेट्स होते रहेंगे। पहली न्यूज़ है, एज तालिबान एडवांस इंडिया पुल्स आउट कंधार कॉन्सुलेट स्टाफ। अब आपको याद हो, अगर मैंने तो आपको एक मैप दिखाया था अफगानिस्तान का जिसमें हमारे कॉन्सुलेट और एम्बेसीज के लिस्ट थी। इसमें जलालाबाद, कंधार और मज़ार शरीफ है ना, हेरात, ये सारे मैंने आपको अलग अलग प्लेसेस दिखाए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, तालिबान का एडवांस काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका ने पुल आउट किया है अफगानिस्तान से, अमेरिकन फोर्सेस का पुल आउट और इधर तालिबान फोर्सेस का एडवांस देखने को मिल रहा है। लगभग 80 to 90% एरिया जो अफगानिस्तान का है वो लगभग अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तो ऐसे में इंडिया क्या कर रहा है ना, इंडिया इज एम्प्टिंग आउट इट्स कॉन्सुलेट स्टाफ, है ना, वहाँ से अपने कॉन्सुलेट स्टाफ को इंडिया वापस बुला रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज़ हैपनिंग एंड ऑब्वियस सी बात है, हम कभी भी रिस्क नहीं करना चाहेंगे अपने कॉन्सुलेट स्टाफ को, अपने एम्बेसीज के लोगों को, क्योंकि तालिबान वैसे भी इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं है। बिकॉज वी हैवेंट बीन टॉकिंग विद तालिबान, हमने तालिबान से बात करने से मना कर दिया था। वॉट आवर स्टैंड वॉज टू टॉक ओनली टू द सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन वाई वी आर एम्प्टिंग आउट नाउ। एंड यहाँ पे दूसरी जो न्यूज़ है वो ये कह रही है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग जो है वो थोड़ा घटी है, यानी कि गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हुई है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ, अगर आपने देखा हो कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट डिप देखने को मिला है। तो दैट इज़ द थिंग। एंड यही मैं कई बार मैंने आपको, जब भी इकोनॉमी का आर्टिकल्स अपन डिस्कस करते हैं तो अपन ये बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होना चाहिए, ना। तो ये एक सोल्यूशन भी आप याद रखिएगा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ घटा, जैसे कि इरिगेशन सेक्टर में घटा है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स में डिक्रीज़ हुआ है। जैसे ऊपर आप ये लिस्ट देख भी रहे होंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में देखो, यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में माइनस में दिख रहा है। देन यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है, देखो माइनस में, इरिगेशन में माइनस में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ओवरऑल सारे सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल मिला करके भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ओवरऑल इस क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। इसका कोविड का इम्पैक्ट आप बोल सकते हो या कह सकते हो कि कोविड के कारण ऐसा हुआ है, तो दैट यू कैन से, बट इट हैज़ डिक्रीज। अगली जो न्यूज़ है वो है यूपी पैनल रेडीज 2 चाइल्ड नॉर्म प्लान। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 2 चाइल्ड नॉर्म प्लान। अब उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने प्रिपेयर किया है एक ड्राफ्ट बिल। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने प्रिपेयर किया है एक ड्राफ्ट बिल फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल अंडर विच अ 2 चाइल्ड नॉर्म विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड प्रमोटेड। दो चाइल्ड का नॉर्म प्रमोट किया जाएगा। ये एक्चुअली में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। जब ये लॉ आ जाएगा, आफ्टर दिस लॉ कम्स इनटू फोर्स, अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन विल बी डिबार्ड फ्रॉम सेवरल बेनिफिट्स सच एज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स एंड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस
to a local authority or any body or of the local self government। तो कई चीज़ें हैं जो कि जिससे कि डिबार हो जाएगा व्यक्ति अगर उससे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे आफ्टर दिस लॉ कम्स इनटू फोर्स। तो अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर बहुत सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट के वो नहीं मिलेंगे। दूसरा, इलेक्शन कंटेस्ट करने की पावर ये सब नहीं रहेगी, ठीक है ना। एंड अ पर्सन कंट्रावेनिंग द लॉ विल ऑल्सो बिकम इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स and will be barred from promotion in government services। तो जिन व्यक्तियों के 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो या तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी एंड दे विल बी बार्ड फ्रॉम हैविंग प्रमोशंस एज वेल, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाएंगी अगर 2 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे आफ्टर दिस लॉ कम्स इनटू फोर्स। नाउ दिस प्रोविजन विल कम इनटू फोर्स 1 year आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द गैजेट। जब ये गैजेट में आ जाएगा बिल, उसके 1 साल के बाद से ये फोर्स में आएगा। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इसको आज मतलब 11 जुलाई को रिलीज़ करने वाले हैं। एंड उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 रिलीज़ होगी आज। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 to 2030 विल बी रिलीज, क्योंकि आज 11 जुलाई है जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। नाउ इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी प्रपोज की गई इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे प्रपोज चीज़ों में कि पब्लिक सर्वेंट और कॉमन सिटीजन हु अडॉप्ट सच वन चाइल्ड नॉर्म विल रिसीव एडिशनल बेनिफिट सच एज फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू चाइल्ड टिल एज 20। तो एक पब्लिक सर्वेंट या कॉमन सिटीजन अगर अडॉप्ट करता है वन चाइल्ड नॉर्म को, मतलब अगर एक ही बच्चा रखता है, उसके बाद स्टरलाइजेशन करा लेता है, तो उसको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा टू द चाइल्ड टिल एज 20। and preferences to the single child in admission in all the educational institutions will be provided। लेकिन ये लिमिटेड रहेगा, बट नॉट लिमिटेड टू द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द एम्स और इन सब में वैलिड नहीं रहेगा। बाकी ये रहेगा फ्री एजुकेशन अप टू द ग्रेजुएट लेवल तक फ्री एजुकेशन रहेगा। स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़ इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड के केस में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड प्रेफरेंस टू अ सिंगल चाइल्ड इन गवर्नमेंट जॉब में भी ये प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रेफरेंस मिलेगी वो आईआईएम्स और एम्स में भी मिलेगी, ठीक है ना। तो आईआईएम और एम्स में भी मिलेगी, ये भी आप याद रखिएगा। कैश इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो एक कपल अगर बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है एंड अगर वन चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करता है, तो अगर उसका एक चाइल्ड बॉय चाइल्ड है तो उसको 80,000 रुपये दिया जाएगा वन टाइम पेमेंट, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो 1,00,000 रुपये वन टाइम पेमेंट दी जाएगी। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ देयर। कैश इंसेंटिव का भी प्रोविजन किया गया है वन चाइल्ड नॉर्म के केस में, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन दिस यूपी 2 चाइल्ड नॉर्म प्लान। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब देखते हैं आज जो वो रिलीज़ करेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी, उसमें कुछ और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। अगली जो न्यूज़ है वह सिक्किम ब्लॉसम्स, स्टेट होम टू 27% ऑफ इंडियाज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट विद लेस देन 1% ऑफ इंडियाज़ लैंड मास। तो इंडिया के लैंड मास का 1% से भी कम एरिया सिक्किम के पास है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कह सकते हैं आप। एंड इट इज़ होम टू 27% ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट इन द कंट्री। इट इज़ होम टू 27% of all the flowering plants present in the country। It is recently revealed by the Botanical Survey of India। Botanical Survey of India ने recently इसको रिलीज़ किया। एंड इसने एक बेसिकली बुकलेट थी जिसका नाम है फ्लोरा ऑफ सिक्किम अ पिक्टोरियल गाइड। तो फ्लोरा ऑफ सिक्किम अ पिक्टोरियल गाइड हैज़ बीन रिलीज, एंड उसी के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो सिक्किम है वहाँ पे कहना चाहिए 27% ऑफ आपका जो फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ पूरे इंडिया के हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज़ आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें जैसे लिखा है द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स इन द कंट्रीज 18,004 स्पीशीज़। 18,000 स्पीशीज़ है नेचुरली अकरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स की कंट्री में, और उनमें से जो सिक्किम है उसके पास 4,912 स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना। 4,912 स्पीशीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा परसेंटेज कहना चाहिए जो टोटल का है वो सिक्किम में लाई करता है। बीएसआई बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप सबको पता होगा कि एक एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोटानिकल यानी कि बॉटनी वाले फील्ड में यानी कि फ्लोरा के फील्ड में काम करती है।
एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ कंटेन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बना कब था, तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1890 में, 1890 में बना था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव था टू एक्सप्लोर द प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, आइडेंटिफाई द प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, एंड ऐसे प्लांट स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना जिनकी इकोनॉमिक वर्च्यूज़ हों। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी इसका काम है। आगे मूव करते हैं। तो ये जो स्टेट है सिक्किम का, आपको पता होना चाहिए कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर लैंडस्केप का पार्ट है। कंचनजंगा बायोस्फीयर लैंडस्केप का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा कंचनजंगा की हाइट दी हुई है 8586 मीटर, तो वो भी आप याद रखिएगा। कंचनजंगा की हाइट कितनी दी हुई है? 8586 मीटर। तो दैट इज अगेन अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर, आप भी इसको याद रखिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम, ये आप याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे जरूर एक और फैक्ट लिखा हुआ कि सर जोसेफ डाल्टन हुकर, सर जोसेफ डाल्टन हुकर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न बॉटनी, बॉटनी के पायनियर्स माने जाते हैं सर जोसेफ डाल्टन हुकर, एंड ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ही कंडक्टेड द फर्स्ट सर्वे ऑफ सिक्किम इन 1848, 1848 में, 1848 में उन्होंने सिक्किम का सर्वे किया था। एंड पब्लिश की थी रॉडेंड्रॉन्स ऑफ सिक्किम, एक बुक नाम पब्लिश की थी जिसका नाम था रॉडेंड्रॉन्स ऑफ सिक्किम। 1898 में दो ब्रिटिश बॉटनिस्ट आए, सर जॉर्ज किंग एंड रॉबर्ट पैंटलिंग, याद रखिएगा सर जॉर्ज किंग एंड रॉबर्ट पैंटलिंग। उन्होंने फिर से पब्लिश किया किताब द ऑर्चिड्स ऑफ सिक्किम हिमालयाज, द ऑर्चिड्स ऑफ सिक्किम हिमालयाज। तो ये दोनों बुक्स का नाम याद रखिएगा, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। ये भी सिक्किम की रिसर्च का पार्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव करिए, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो वियतनाम अपॉइंट्स फर्स्ट ऑनररी काउंसिल इन इंडिया, तो वियतनाम ने पहला ऑनररी काउंसिल इंडिया में अपॉइंट किया है। एंड यहाँ पे देख लो, एज अ पार्ट ऑफ वियतनाम्स एफर्ट टू डीपन द कोऑपरेशन विद वेरियस स्टेट्स, वियतनाम जो है वो एफर्ट लगा रहा है टू डीपन द कोऑपरेशन विद डिफरेंट स्टेट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति, N.S. Srinivas Murthy, who is based in Karnataka, Bangalore. He has been appointed the Honorary Consul General of Vietnam for Karnataka. So N.S. Srinivas Murthy, who is based in Bangalore, he has been appointed as Honorary Consul General of Vietnam for Karnataka, and he is the first Honorary Consul General of Vietnam फ्रॉम इंडिया एंड द 19th अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 19th है ये ऑनररी काउंसिल फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम इंडिया, एंड ओवरऑल वर्ल्ड में 19th है, लेकिन इंडिया में ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनररी काउंसिल फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। N.S. श्रीनिवास मूर्ति याद रखिएगा, वियतनाम की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, द फर्स्ट ऑनररी काउंसिल फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, ही इज बेस्ड ऑन कर्नाटका बेंगलुरु, एंड ही विल बी होल्डिंग दिस पोजीशन फॉर 3 years, 3 years के लिए ये पोजीशन ये होल्ड करेंगे। असम टू गेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ, अब असम कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर। ठीक है ना, तो असम कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है, दे विल बी क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर। ठीक है ना, क्योंकि अब असम में जो है बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं विद देयर यूनिक कस्टम्स एंड रिलीजियस बिलीफ, इस कारण से एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ही बनाने की सोच रहे हैं जो असम कैबिनेट है, दे आर डिसाइडिंग टू क्रिएट दिस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, एक और न्यूज़ आइटम है यहाँ पे, इंडिया हैंड्स ओवर रेलिक्स टू जॉर्जिया। अब इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलिक्स हैं जो जॉर्जिया को प्रोवाइड किए हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने क्या किया है, ही हैज़ अटेंडेड दिस फॉर्मल हैंडिंग ओवर द सेरेमनी, हैंडलिंग ओवर सेरेमनी ऑफ द होली रेलिक्स ऑफ 17th सेंचुरी क्वीन सेंट कैटेवन टू जॉर्जिया। तो 17th सेंचुरी की जॉर्जिया क्वीन थी सेंट कैटेवन, उनके रेलिक्स जो हैं वो जॉर्जिया को प्रोवाइड किए गए हैं, एंड दिस इज़ प्रोवाइडेड टू जॉर्जिया नियरली आफ्टर 16 year दे वर फाउंड इन गोवा। गोवा में ये चीज़ मिली थी। ठीक है ना, ये 17th सेंचुरी की क्वीन सेंट कैटेवन के रेलिक्स हैं, ये 16 साल पहले गोवा में मिले थे, और नाउ दे हैव बीन गिवन टू जॉर्जिया। ठीक है ना, क्योंकि सेंट कैटेवन जो थी वो जॉर्जियन क्वीन थी। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा।
and Georgia is very important, strategically very important country because it is situated as the intersection of Eastern Europe and the Western Asia. तो ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया के इंटरसेक्शन में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉर्जिया, इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेंट क्वीन कैटेवन जो थी, शी वॉज 17th सेंचुरी जॉर्जियन क्वीन, याद रखिएगा 17th सेंचुरी जॉर्जियन क्वीन. हर रेलिक्स वर फाउंड इन 2005 एट द सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट इन ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट में ये रेलिक्स मिले थे, ठीक है ना. एंड नाउ सेंट क्वीन कैटेवन के जो relics हैं, they have been handed over to the Georgians. The relics are believed to have been brought to Goa in 1627 and interred in St. Augustine complex. तो 1627 में ओवरऑल आए थे इंडिया में एंड 2005 में इनकी डिस्कवरी हुई थी. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं. यूएस सिटी रिमूव्स 2 कन्फेडरेट स्टैचूज. अब यूएस सिटी ने क्या किया है, 2 कन्फेडरेट स्टैचूज को रिमूव किया है जो कि सिंबल ऑफ रेसिज्म माने जाते हैं. ये 2 स्टैचूज किसके किसके हैं, याद रखिएगा, रॉबर्ट ई ली एंड थॉमस स्टोनवॉल. याद रखिएगा, रॉबर्ट ई ली एंड थॉमस स्टोनवॉल जैक्सन. दे आर among hundreds of Confederate monuments in the United States which are widely considered as symbols of racism. तो सिम्बल्स ऑफ रेसिज्म माने जाते हैं, वाइट सुप्रीमेसिस्ट के ये सिम्बल्स माने जाते हैं, रेसिज्म के सिम्बल्स माने जाते हैं. रॉबर्ट ई ली एंड थॉमस स्टोनवॉल जैक्सन, याद रखिएगा, थॉमस स्टोनवॉल जैक्सन एंड रॉबर्ट ई ली, ये दोनों स्टैच्यूज जो है रिमूव किए गए हैं फ्रॉम द यूएस सिटी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगला है इंडियन ओरिजिन एरोनॉटिकल इंजीनियर टू फ्लाई इनटू स्पेस. तो इंडिया की तरफ इंडियन ओरिजिन एरोनॉटिकल इंजीनियर विल फ्लाई इनटू स्पेस एंड शी विल बी द पार्ट ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट. वर्जिन गैलेक्टिक वहाँ पे कोई होगी कंपनी, वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट का पार्ट है, ठीक है ना. याद रखिएगा, वर्जिन गैलेक्टिक फ्लाइट. शिरीषा बांडला, याद रखिएगा नाम क्या है, शिरीषा बांडला. सी इज अ 34-year-old एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड शी विल बिकम द थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमन टू हेड टू द स्पेस, ठीक है ना. शी विल बी द थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमन टू हेड टू द स्पेस. पहली थी कल्पना चावला, सेकंड थी सुनीता विलियम्स एंड थर्ड रहेंगी शिरीषा बांडला. याद रखिएगा द नेम शिरीषा बांडला. She is 34-year-old. She will be the part of Virgin Galactic Flight, and she is from Andhra Pradesh, Guntur, Andhra Pradesh की हैं ये. And she will be the third Indian origin woman to head into the space after Kalpana Chawla and Sunita Williams, ठीक है ना. तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब ब्लैक सी ड्रिल्स, यहाँ पे ब्लैक सी ड्रिल्स कौन सी कंट्री कर रही है, यूक्रेन कर रही है ब्लैक सी ड्रिल्स. तो रिमेंबर दैट एज वेल. तो यूक्रेन और नेटो जो है वो मिल करके क्या कर रहे हैं, आपकी ब्लैक सी ड्रिल्स कर रहे हैं, जो कि इनके रिलेशनशिप, ऑब्वियसली बात है, यूक्रेन का आप सबको पता है कि रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा 36 का आंकड़ा चलता रहता है. एंड नेटो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो कि 1949 में ये बना था, वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ बना था. एंड इसमें 30 कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर हैं. नॉर्थ मैसेडोनिया रिसेंटली इसका मेंबर बनी थी, मॉन्टीनीग्रो के बाद नॉर्थ मैसेडोनिया बनी थी. 30 कंट्रीज इसका मेंबर है, ठीक है ना. तो दीज आर द फैक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग दिस. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. इंसेलाडस देखो लिखा हुआ है ना, क्या है इंसेलाडस. इंसेलाडस एक मून है, किसका, सैटर्न का मून है. इसके अलावा सैटर्न का एक और मून है टाइटन, आप सबको पता होगा, टाइटन मून भी है सैटर्न का. और कसीनी स्पेसक्राफ्ट जो है ना वो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर इसके मून को स्टडी कर रहा है, सैटर्न के मून को स्टडी कर रहा है. एंड सैटर्न का पहला मून हमने टाइटन बताया, सेकंड मैंने आपको इंसेलाडस बताया. तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज एज वेल. आगे मूव करते हैं. क्यूबा डेवलप्स द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19. क्यूबा ने वैक्सीन डेवलप की है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है ना. क्यूबा ने वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन डेवलप किया है. दोनों का नाम याद रखना, एक का नाम है आपका सोबराना 2 वैक्सीन. ये देखो सोबराना 2 वैक्सीन याद रखेगा, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है, सोबराना 2 वैक्सीन है. इसके अलावा एक अब्डाला भी है एक, ठीक है ना, अब्डाला वैक्सीन एंड सोबराना 2 वैक्सीन. दे आर फ्रॉम क्यूबा and they both have reported efficacy of more than 90%, but they are 3-dose vaccines, ठीक है ना. तो 3 डोज वैक्सीन है ये. 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज किसको मिला है. सो 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज अनाउंस किया गया रिसेंटली, अवॉर्डेड टू शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड क्लीनर मैन.
याद रखिएगा। शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेनरमैन को दिया गया है ये 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, एंड दीज टू शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेनरमैन हैव गॉट दिस 2020 मिलेनियम प्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। तो डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के डेवलपमेंट के लिए शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेनरमैन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये अवार्ड काफ़ी प्रेस्टिजियस है, ये रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड प्रोवाइड करता है, एंड ये पास्ट में टिम बर्नसली को दिया गया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, फ्रांसिस आर्नल्ड को दिया गया था फॉर हर वर्क ऑन डायरेक्टेड एवोल्यूशन इन अ लेबोरेटरी सेटिंग, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए के बारे में ऑथर लिखता है कि डीएनए या कुछ वायरस के केस में जहाँ पर डीएनए नहीं होता उनके में आरएनए होता है। दे आर द जेनेटिक मटेरियल और ऑफ लाइफ फॉर्म्स जिनमें 4 बेस होते हैं, 4 बेस से बनते हैं, ए टी जी एंड सी, ठीक है ना, ए टी जी एंड सी, एंड इसमें कई बार यू जो है रिप्लेस करता है टी को इन केस ऑफ आरएनए। मतलब अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो ए यू जी सी हो जाएगा, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो ए टी जी सी हो जाता है, ए टी जी सी डीएनए, और अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो ए यू जी सी। दीज आर द बेसिस जो कि जेनेटिक मटेरियल को बनाते हैं। अब क्रोमोसोम जो होता है वो डुप्लेक्स होता है, इज द डुप्लेक्स ऑफ अ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ दीज। इन्हीं बेसिस की एक चेन बनती है, उसी का डुप्लेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, एंड उसमें सारी इंफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स जो रहते हैं लाइफ से रिलेटेड वो स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है ना। लाइफ फेमसली कैन रेप्लिकेट एंड डीएनए रेप्लिकेट्स विद एन एंजाइम। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है किस एंजाइम से? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये जो सिंथेसिस होता है इसका डीएनए पॉलीमरेज का, वो होता है बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यूजिंग डीएनए स्ट्रैंड टेक्नोलॉजी। डीएनए स्ट्रैंड नाम की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये होता है, ठीक है ना। एंड ये डेविड क्लेनरमैन एंड बाला सुब्रमण्यम ने क्या किया था, इनका आइडिया जो था बेसिकली वाज टू सीक्वेंस द डीएनए और आरएनए यूजिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैंड सिंथेसिस। स्ट्रैंड सिंथेसिस की प्रोसेस से ही डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसिंग को करना, है ना, इन्हीं बेसिस की सीक्वेंसिंग को करना, बेसिकली स्टडी करना काफ़ी बीमारियों में जो कि हेल्पफुल भी रहेगी, ये करना बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था इस टेक्नोलॉजी का। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, व्हाट मेक्स यूएपीए सो स्ट्रिंजेंट। अब यूएपीए की बात की गई है तो यूएपीए में जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसका जो पूरा बवाल क्रिएट किया है वो सेक्शन है सेक्शन 43D5। याद रखिएगा सेक्शन 43D5, जिसमें बोलते हैं कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द चार्जेस आर प्राइमा फेसी ट्रू। अगर कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड है टू बिलीव दैट चार्जेस आर प्राइमा फेसी ट्रू। प्राइमा फेसी तो देखो हर चार्ज ट्रू लगता है क्योंकि पुलिस वाले ऐसी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, है ना। जब पुलिस वाले प्रेजेंट करेंगे केस को प्राइमा फेसी तो वो उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे जैसे वो ट्रू है, फिर तो ये चीज़ बाद में पता चलेगी ना कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो कोर्ट का ये कहना है सेक्शन 43D5 में इस एक्ट के, यूएपीए एक्ट की, बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that there are reasonable grounds to believe that charges are prima facie true। तो इस केस में क्या हो जाता है, इट द ओनस लाइज ऑन द कॉन्विक्ट या ओनस लाइज ऑन द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट द चार्जेस आर नॉट ट्रू प्राइमा फेसली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो ओनस आ जाता है ये किसके ऊपर आ जाता है, ये आ जाता है उस एक्यूज्ड के ऊपर आ जाता है कि वो प्रूफ करे कि प्राइमा फेसी जो ये एक्यूजेशन लगा है उसके ऊपर वो ट्रू नहीं है, ये उसको प्रूव करना पड़ता है। इस कारण से बेल जो है वो यूएपीए के केस में पॉसिबल नहीं हो पाती। स्टैन स्वामी के केस में हमने देखा था, फादर स्टैन स्वामी की डेथ हो गई जेल में अंदर ही, लेकिन मतलब वही मैंने बताया ना कि बेल नहीं मिल पाती। अब यूएपीए काफ़ी स्ट्रिंजेंट है एंड डिफरेंट भी है दूसरे से। जैसे कि अगर रिमांड ऑर्डर जो होता है, पहले नॉर्मल अगर कोई केस होता है तो उसमें केवल 15 दिन का रिमांड ऑर्डर आता है, लेकिन यूएपीए के केस में 30 दिन तक का आ सकता है। एंड जो मैक्सिमम पीरियड है जुडिशियल कस्टडी का बिफोर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, वो नॉर्मल केसेस में अगर 90 डेज है यूजुअली, तो यूएपीए के केस में 180 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है। तो मतलब कि चार्जशीट फाइल करने के लिए भी 6 महीने तक का समय मिल जाता है पुलिस के पास, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ऐसे में वे भी एक ह्यूमन
राइट्स वायलेशन है कि व्यक्ति को बिना चार्जशीट फाइल किए 6 महीने तक आप जेल में रखो, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू गेट द बेल। एंड ये कई बार अमेंड भी हुआ है। एक्चुअली में यूएपीए का जो स्टार्टिंग मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, यूएपीए का जो ओरिजिन है वो 1967 में हुआ था। 1967 में एक एक्ट पास किया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में पास किया गया था, ठीक है ना। एंड इसके पहले एक्चुअली 1966 में नक्सलवारी में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नक्सलवारी में अनलॉफुल एक्टिविटीज चल रही थी, तब वो एक ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद ये एक्ट आया, ठीक है ना। और काफ़ी इसका स्कोप बढ़ाया गया है। अगर आप देखें तो यूएपीए को कई बार अमेंड किया गया है, चाहे वो यूएपीए का, पहले तो यूएपीए के केस में ऐसा होता था कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई स्क्रूटनी ही नहीं हो पाती थी इसकी, तो इसलिए फिर इस बाद में इसको अमेंड करके इसकी स्क्रूटनी के लिए कहा गया कि हाँ एक ट्रिब्यूनल रहेगा जो कि कंफर्म करेगा कि अगर यूएपीए ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल कह दिया है या किसी इंस्टीट्यूशन को अनलॉफुल कह दिया है, तो 6 महीने के अंदर फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि वेदर दैट आइडेंटिफिकेशन इज डिक्लेरेशन इज करेक्ट और नॉट। इसके अलावा अमेंडमेंट 2004 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, 2002 में एक्चुअली पोटा रिपील कर दिया गया था। याद होगा आपको, पोटा जो है वो रिपील कर दिया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, टेररिज्म एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, 2002 में उसको रिपील किया गया था। फिर जब यूएपीए को 2004 में अमेंड किया गया तो उसमें पोटा वाली चीज़ें भी, टेररिस्ट वाली चीज़ें भी इंक्लूड कर दी गई, है ना। फिर 2012 में क्या हुआ कि अमेंडमेंट फिर आए, एंड इसमें 2013 में जब अमेंडमेंट आए तो उसमें एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो काम करता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्व करना, ये दोनों काम भी इंक्लूड कर दिए गए यूएपीए के अंतर्गत। और अभी रिसेंटली 2019 में भी यूएपीए को अमेंड किया गया, जिसमें यह बोला गया कि यूएपीए अब सिंगल व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, सिंगल इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है अंडर दिस न्यू अमेंडमेंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कावेरी एंड द रोवर मेकेदातु, कावेरी डिस्प्यूट आप सबको पता होना चाहिए कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच का डिस्प्यूट है कावेरी डिस्प्यूट, ये आपको याद होना चाहिए। और एक ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया था, एक्चुअली ट्रिब्यूनल ने एलोकेशन करके कुछ जजमेंट दिया था, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, इसने 2007 में फाइनल ऑर्डर दिया था, जिसने कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी सबको कुछ कुछ हिस्सा एलोकेट किया था। इससे कोई स्टेट्स खुश नहीं थे, जिन्होंने फिर अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसका जो ऑर्डर था वो चेंज किया 2018 में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्नाटका का वाटर शेयर है वो थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अब एक्चुअली में कर्नाटका का जब वाटर शेयर बढ़ाया गया तो कर्नाटका ने उसको ये सोचा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हरी झंडी दे दी है, तो इस कारण से उन्होंने मेकेदातु प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया। मेकेदातु प्रोजेक्ट बेसिकली कावेरी पे ही बनाया जाएगा, एंड ये एक डैम वाला प्रोजेक्ट है जिसका अपोज कौन कर रहा है, तमिलनाडु अपोज कर रहा है। तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहा है, तमिलनाडु इसलिए अपोज कर रहा है क्योंकि तमिलनाडु का ये कहना है कि ये कर्नाटका जो है ये वाटर को, यहाँ पे जो वाटर है उसको उसको चेंज कर देगा, उसके फ्लो को चेंज कर देगा, एंड जो तमिलनाडु के पास पहुंचने वाला पानी है वो कम रहेगा, एंड दैट इज द थिंग व्हिच द तमिलनाडु इज सेइंग, एंड देयरफॉर तमिलनाडु इज अपोजिंग दिस मेकेदातु प्रोजेक्ट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अनमार्क्ड ग्रेव्स, अब ये जो केस है फिर से वही वाला केस है, मैं कई बार बता चुका हूँ, कवेसिस फर्स्ट नेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा, इसने पता किया है लगभग 751 ग्रेव्स मिली हैं, अनमार्क्ड ग्रेव्स मिली हैं चिल्ड्रन के इन द सास कशेवन प्रोविंस, कनाडा का सास कशेवन प्रोविंस है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया भी कनाडा में ही है, दोनों याद रखिएगा, सास कशेवन प्रोविंस एंड आप दूसरा आपका ब्रिटिश कोलंबिया, दोनों आपका कनाडा में ही है। एंड यहाँ पे डिस्कवरी हुई है ग्रेव्स की ऑफ इंडिजिनस चिल्ड्रन की डिस्कवरी हुई है, और ग्रेव्स मिली हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी इसके बाद हो हल्ला मच रहा है वहाँ पे, और कई 2008 में पहली बार इसकी अपोलॉजी जो थी वो कनाडा गवर्नमेंट ने की थी 2008 में। पोप ने अभी तक इसकी कोई भी अपोलॉजी इशू नहीं की है, क्योंकि ये कैथलिक चर्च सिस्टम था, जो रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम था एक्चुअली में वो कैथलिक चर्च सिस्टम था, एंड उसमें फोर्सफुली बच्चों को उनका मेंटल ट्रॉमा होता था, उनके ऊपर सेक्सुअली अब्यूज होते थे, इमोशनली अब्यूज होते थे, फिजिकली अब्यूज होते थे, एंड ये काफ़ी चीज़ें थी जो कि वहाँ हुआ था। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन थी जो 2008 में बनाई गई थी,
उसने ये बोला था लगभग 4100 चिल्ड्रन अटेंडिंग दीज रेसिडेंशियल स्कूल्स वर मिसिंग, एंड द ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन 2008 में बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसको जो टर्म यूज़ किया गया है वो कल्चरल जीनोसाइड का टर्म यूज़ किया गया, दिस वॉज अ कल्चरल जीनोसाइड विच वॉज द टर्म यूज्ड बाय द रिकन्सिलिएशन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2015। इन्होंने कहा कि ये कल्चरल जीनोसाइड था ओरिजिनल ट्राइब्स का, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड दैट इज इट फॉर द डे। एंड आज के आंसर्स मैं आपको बता दूं तो उसमें तो आज के क्वेश्चंस मैंने यही पूछे हैं, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। तो लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछा था एनजीटी के रिगार्डिंग, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि सारी जोनल बेंचेस जो हैं वो बराबर हैं, चाहे वो न्यू दिल्ली की बेंच हो चाहे कोई और बेंच हो, सबकी बेंच बराबर है एंड कोई किसी को ज़्यादा पावर नहीं है। ऑर्डर इसके चैलेंज हो सकते हैं, इसलिए फाइनल ऑर्डर नहीं होते हैं, तो दैट इज़ अ थिंग। सेकेंड है लेमरू एलिफेंट रिजर्व। तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है वो आज का आंसर है सी, छत्तीसगढ़। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? सी, छत्तीसगढ़ में है। एंड एक और लास्ट है इंसेलाडस इज द मून। इंसेलाडस कहाँ का मून है? तो इंसेलाडस इज द मून ऑफ योर सैटर्न। तो याद रखिएगा सैटर्न का मून है, ये न्यूज़ में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक न्यूज़, यहाँ पे पेज 6 में देखो, आयुर्वेद गुरु पीके वरियर पासिस अवे एट 100। आयुर्वेद गुरु पीके वरियर पासेज एट द एज ऑफ 100। तो यहाँ पर ये भी न्यूज़ है, ये देखो यहाँ पे लिखा गया, दोयन ऑफ आयुर्वेद एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ कोट्टकल आर्य वैद्यशाला पीके वेरियर डाइड इन एट कोट्टकल। तो याद रखिएगा ये आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, एंड पीके वारियर इनका नाम है, याद रखिएगा। दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए, नाम से अगर कभी भी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप पता होना चाहिए। पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्डी हैं ऑलरेडी है, पद्मश्री एंड पद्म भूषण, सॉरी नॉट विभूषण, पद्म भूषण अवार्डी है। दैट इज द थिंग, दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग।